Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Heather and welcome to the octahedron chemistry classes. क्लास सेकेंड ईयर का जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। देखिए, हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ के आए हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ऑनवर्ड जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़ी है उन सब की एक तरह से यहाँ पे रिवीजन भी है, ठीक है, और उन्हीं तमाम एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे यूज भी करना है। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। और इसमें बेटा आपकी बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को वहां पे अरेंज किया हुआ है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वो टेबल आपने ऐसे सारे याद नहीं करना, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स है जिनकी आपने ऑब्वियसली याद रखनी है और बाकी तमाम की याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये एप्लीकेशंस आपको अगर समझ आ जाए तो फिर वो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या इसी को आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एलिमेंट्स भी लिखी हुई है, ठीक है। तो एक्टिविटी सीरीज कहे या फिर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहे, बात एक ही है। यही चीज हमने यहाँ पे डिटेल में देखना है कि ये क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस में मैंने कुछ यहाँ पे हेडिंग्स बनाया है। इन हेडिंग्स के अंदर हम इनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसा सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें क्या करते हैं बेटा, हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट इन विच अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच, ठीक है, मतलब ये एक सीरीज होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं, ठीक है। इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज, इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग order of their standard reduction potential. Reduction potential is called क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है या सिंपल इसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ क्या है बेटा, एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट या सिंपल एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहते हैं, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर arranged in the increasing order या by the increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पे ही क्यों अरेंज किया, तो बेसिकली बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम आईपेक बोलते हैं, ठीक है, IUPAC, इनकी रिकमेंडेशन है कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज करें। तो ये IUPAC की बेसिकली रिकमेंडेशन है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। अदरवाइज एज वी नाउ दैट कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसका अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, में पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, IUPAC क्या करता है बेटा, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको बेसिकली क्या करता है, रिडक्शन पोटेंशियल को रिकमेंड करता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, इसमें एक और चीज भी आपने याद रखनी है बेटा कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हम इसको बनाते हैं।
और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन वुड बी स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, जाहिर बात है बेटा, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हमने पढ़ा, इसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की मेजरमेंट पढ़ी। ठीक है, तो उनमें हमने डिटेल में ये बात की है कि यहाँ पे क्या कंडीशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। देखिए, हमने पढ़ा है कि पहली बात तो ये है बेटा कि जो टेम्परेचर है ना, दैट मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, और 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए। जो प्रेशर है ना बेटा यहाँ पे, वो कितना होना चाहिए? 1 atm प्रेशर होना चाहिए। और कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए सोल्यूशन की? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए बेटा? दैट मस्ट बी 1 मोलर, मोलर नहीं, मोलर। ठीक है, 1 मोलर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन की मोलैरिटी होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और याद रखिएगा बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन का पता कैसे चलेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं ना, ई मींस इलेक्ट्रोड, और यहां पे अगर हम पावर में ना नॉट लगा दें, ये जो आपको नजर आ रही है बेटा नॉट, दिस नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन को क्या करता है? स्टैंडर्ड कंडीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां कहीं पे भी अगर आपको ये किसी भी लेटर के ऊपर अगर आपको नजर आ जाए, नॉट नजर आ जाए बेटा, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, कि अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन बेसिकली ये चीज स्टडी होती है। तो एप्लीकेशन शुरू करते हैं बेटा। इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम पहले पढ़ चुका है। मैं इसको जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में पहला पॉइंट है बेटा प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, हमारा फिजिबिलिटी के ऊपर पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, तो पॉइंट में यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा। देखिए, हम क्या करते हैं प्रेडिक्शन के लिए? सिंपल, हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, और सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इट मींस द रिएक्शन इज फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस। और रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है। फिजिबल का मतलब यहाँ पे आप स्पॉन्टेनियस समझ लें, खुद बहुत होने वाला रिएक्शन। और अगर जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, इट मींस द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एंड दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हम ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? द फिजिबिलिटी ऑफ, पहले मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं, द फिजिबिलिटी ऑफ अ reaction can be predict by determining the cell potential, ठीक है, सेल पोटेंशियल के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते थे बेटा? ई नॉट सेल वुड बी इक्वल्स टू, क्या था बेटा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहां पे सिंपल कहूंगा बेटा कि इफ, पहला पॉइंट, इफ ई नॉट सेल, ठीक है बेटा, अगर ई नॉट सेल क्या हो बेटा? इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? मींस द रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, रिएक्शन क्या है बेटा? फिजिबल है। रिएक्शन इज फिजिबल, या आप इसको क्या कहेंगे बेटा? सिंपल स्पॉन्टेनियस। और इफ द रिएक्शन इज, if the cell potential is, if E naught cell is negative, अगर ये क्या हो जाए बेटा? अगर ये नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए,
ठीक है, देन दिस विल इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज, क्या है बेटा, नॉट फिजिबल, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, तो मैं इसमें इतना डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले इसको डिटेल में आपको करवाया हुआ है। तो पहला एप्लीकेशन था बेटा प्रिडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरा भी हमने डिटेल में किया हुआ बेटा कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ सेल। हमें पता है कि वोल्टेज ऑफ सेल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, वोल्टेज ऑफ सेल या द वोल्टेज ऑफ सेल कैन बी डिटरमिन, वोल्टेज ऑफ सेल कैन बी डिटरमिन by using following equation या following relation। कैसे करते हैं बेटा, इक्वेशन के जरिए। देखिए फॉर एग्जांपल हमने किया हुआ है ई नॉट सेल, अभी भी मैंने आपको लिखा, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ बेटा कि फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सेल है जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं, ई नॉट जिंक की वैल्यू होती है माइनस 0.76 वोल्ट और ई नॉट कॉपर की वैल्यू होती है माइनस प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो फाइंड कर सकते हैं ना बेटा। देखिए ई नॉट जिंक कॉपर सेल वुड बी इक्वल्स टू ई नॉट, बल्कि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूं बेटा। ठीक है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करें कि कॉपर यहाँ पे क्या होती है, आपको ऑब्वियसली पता है कि कॉपर यहाँ पे कैथोड होता है और जिंक यहाँ पे एनोड होता है। ठीक है, तो प्लस 0.34 माइनस इंटू माइनस 0.76। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 0.34 प्लस 0.76 माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस वुड बी इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो आप जरा देखें यहाँ पे वैल्यू किसमें आ रही है, प्लस के साथ आ रही है। आप बेशक इसको ना भी लिखिएगा, इट मींस ये प्लस ही होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है इसमें नंबर थर्ड एप्लीकेशन इज कंपैरिजन ऑफ द मेटल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। देखिए ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो एलिमेंट जिसकी, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मौजूद वो एलिमेंट जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड के तौर पे काम करेगा, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। तो हम यहाँ पे ये चीज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, द एलिमेंट having high standard reduction potential act as cathode। ठीक है, और the element having low standard reduction potential act as एनोड। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, they will react to form Zn plus 2 plus Cu सॉलिड। ठीक है, देखिए हमने ये रिएक्शंस बार बार पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पे आप देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि जिंक एनोड के तौर पे काम करेगा और कॉपर कैथोड के तौर पे काम करेगा। और वैल्यू भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जिंक की क्या है माइनस 0.76, तो जिसकी वैल्यू कम है वो क्या होगा बेटा, एनोड होगा, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जिंक यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जिंक एनोड के तौर पे काम करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, कैथोड। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एनोड की ऑक्सीडेशन होती है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है कहाँ पे,
कैथोड के ऊपर। आपने एक चीज याद रखनी है, वैसे एनोड बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, while by definition a cathode is the electrode where reduction reaction takes place। आप ये कह सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, ठीक है, या वोल्टाइक सेल हो, याद रखिएगा बेटा एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। आल्दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपने देखा होगा कि एनोड के ऊपर प्लस चार्ज आता है जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, अगला हमारा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जबकि हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर ये बात पढ़ी थी कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो साइन की वजह से एनोड और कैथोड नहीं बनता, याद रखिएगा। एनोड और कैथोड आप तब कहेंगे, देखिए एनोड और कैथोड आप रिएक्शन के बेस पे कहेंगे कि किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, उस बेस पे आप एनोड और कैथोड कहेंगे। तो आप सिंपली याद रख लीजिएगा कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखनी है। इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है बेटा, देखिए वो तमाम एलिमेंट जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी ना बेटा, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा। वो एलिमेंट जो जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बॉटम पे है, उनकी एक्टिविटी कम होगी, मींस वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी की बेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि द एलिमेंट having low standard reduction potential are more active। आप इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे एक्टिव, या यू कैन से रिएक्टिव देन द elements having high standard reduction potential, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो वो ज्यादा एक्टिव होगा बेटा या ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसके निस्बत? वो एलिमेंट जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम इसमें एक एग्जांपल को देखें, यहाँ पे बार बार हम बात कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे अगर जिंक और कॉपर की ही बात कर ले तो बेटा जिंक की आपको पता है जिंक की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जिंक की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखिए कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है जिंक से, तो हम कह सकते हैं कि हेंस जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, ठीक है बेटा, कॉपर से ये ज्यादा एक्टिव होता है, तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें मैं 2-3 चीजें यहाँ पे साथ में मिक्स करके समझा दूंगा बेटा, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए डिस्प्लेसमेंट कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, किसी को रिप्लेस करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे आप एक चीज याद रख लीजिएगा बेटा कि वो तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी ना बेटा, वो जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसको डिस्प्लेस कर सकता है, और जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी ना बेटा, वो कम वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी के बेस पे बेसिकली बात हो रही है। देखिए डिस्प्लेसमेंट होने के मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी वही डिस्प्लेस कर सकता है ना, जिनकी कम होगी वो डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता। इसमें 2 चीजों को हम साथ में कर लेंगे, एक हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट आपकी बुक में बात की हुई और दूसरा बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, वो सारे के सारे रिएक्शन में
हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से बिलो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, वो हाइड्रोजन को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या अपने कंपाउंड के अंदर से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो एक बात हम ये कर लेंगे हाइड्रोजन के हवाले से, और बाकी तमाम एलिमेंट्स के हवाले से भी वही बात है। तो टॉप के मेंबर्स है वो जो नीचे बॉटम की जो मेंबर्स होंगे उनको डिस्प्लेस कर सकता है, बॉटम के मेंबर जो है टॉप के मेंबर्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं पॉइंट शॉर्ट लिखता हूं बेटा, ठीक है, कि कह सकते हैं यहां पे हम द एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ standard reduction potential can displace the element having high value of standard reduction potential, but मैं शॉर्ट लिखता हूं, but element having high standard reduction potential cannot displace the element having low standard reduction potential। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं यहां पे कर लेता हूं बेटा, जल्दी से एग्जांपल में कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स सी, अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल को कोट करें, मैं यहाँ पे 2-4 रिएक्शंस लिख देता हूं। पहला मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा कॉपर प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तीसरा मैं लिख रहा हूं बेटा जिंक प्लस HCl, और चौथा मैं लिख रहा हूं कॉपर प्लस HCl, ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमने देखना है, ठीक है। इन तमाम रिएक्शंस के अंदर अगर हम गौर से देखें तो पहले वाले के केस में क्या होगा, जिंक कॉपर से ऊपर है ना, टॉप के मेंबर है जिंक, तो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ZnSO4 बनेगा, साथ में कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप जरा देखें ना, कॉपर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक से ज्यादा है, मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी कम है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से बेटा जिंक प्लस HCl, यहाँ पे अगर आप जरा देखें तो जिंक और HCl में देखें तो हाइड्रोजन से ऊपर है ना जिंक, तो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में H2 गैस बनेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो HCl के साथ जिंक रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये रिएक्शन होगा। लेकिन कॉपर जो है हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नो रिएक्शन एंड वी नो दैट, आप वैसे भी आगे पढ़ेंगे कि कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। तो HCl कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसीलिए बेटा आपने नाम सुना होगा कि नोबल मेटल्स में कॉपर को भी शामिल करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर बेसिकली द नोबल मेटल्स, ठीक है। तो इसमें हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जैसे कि HNO3 हो तो वो फिर कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ये रिएक्ट कर जाती है, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HCl के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा बेटा देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे समझेंगे, बेटा याद रखिएगा
जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। देखिए, जिस एलिमेंट के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होगी ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद ने रिड्यूस होना है। तो खुद रिड्यूस कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकता है ना बेटा, वो पावरफुल या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिकॉज जब दूसरे को रिड्यूस करना है तो अपने आप को क्या करना है, उसे ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने याद रखनी है कि वो एलिमेंट जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिनकी स्टैंडर्ड और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, द एलिमेंट having low value of standard reduction potential will be a strong reducing agent, ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करके खुद ने ऑक्सीडाइज होना है। और द एलिमेंट having high value of standard reduction potential will be a strong oxidizing agent। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, Cl2 की, ठीक है, और एक हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए जिंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा ये। और जिंक क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा पहले। जी, आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बेटा, वो इसी बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर को हम आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।